नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष परिचर्चा। एक अद्भुत अनोखा कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जहां ज्योतिषी आप सभी दर्शक होते हैं। इस परिचर्चा में शामिल किए जाने वाले सूत्र आपके द्वारा संकलित होते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मेरी भूमिका मात्र प्रस्तुतकर्ता की होती है, इसलिए यह कार्यक्रम बेहद अनूठा बनता जा रहा है, संकलन योग्य बनता जा रहा है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आप सभी दर्शकों ने जो सूत्र भेजे हैं, ऐसे सूत्र जिन सूत्रों को पढ़कर या समझकर आपको ऐसा लगा कि ये सूत्र सही हो सकते हैं, तो चलिए इन सूत्रों को मैं आपके सम्मुख रखता हूं और बाद में बारी आएगी उन दर्शकों की, उन सुविज्ञ दर्शकों की जो इन सूत्रों पर अपने विचार प्रकट करेंगे। हो सकता है ये सूत्र इनकी जन्म कुंडली से संबंधित हो रहे हो सकता है ये सूत्र इनकी कुंडली में होकर के भी ऐसा प्रभाव न दे रहे हो जैसा कि आपने कहा। इसीलिए तो ये कार्यक्रम बेहद अनोखा होता जा रहा है कि एक ही बार में तय हो जाता है कि ये सूत्र कितने सही हैं। अगर मैं अकेले किसी सूत्र की सिद्धि के लिए 2, 4, 10, 20 कुंडलियां देखूंगा, उससे तो अच्छा यह है कि हजारों की संख्या में एक ही बार दर्शक इस सूत्र को अपनी कुंडली से मिलाकर देख ले, सही है तो अपना मत दे दें। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम की ओर चलते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहला सूत्र है पुष्पा खोखर जी का। इन्होंने सूत्र बताया है, यदि कोई मृत ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। पुष्पा जी, इस सूत्र से मैं सहमति प्रकट कर सकता हूं, मुझे इसमें संशय नहीं है। अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते रहे हैं तो मैंने सदैव कहा कि जरा समझने की बात है, क्या कभी कोई ग्रह मृत होता है? क्या कभी कोई ग्रह अस्त होता है? नहीं, ग्रहों की स्थिति सदैव एक समान है। ग्रह सदैव एक समान स्थिति में ही है अपनी जगह पर। फिर यह अस्त होना क्या है, यह मृत होना, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था क्या है? बस बड़ा सामान्य सा विषय है। ज्योतिष दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, अर्थात जो हमें हमारे ऋषियों को दिखाई पड़ा उसी के आधार पर उन्होंने क्योंकि ये नेत्र है, ये वेद का नेत्र है, तो सीधी सी बात है जो दिखाई पड़ा उसी को आधार माना और आधार मान करके ज्योतिषीय सूत्रों को उन्होंने रखा। तो कोई ग्रह जब अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अब आपने कहा कि मूल त्रिकोण राशि में मृत अवस्था में हो। अब मूल त्रिकोण अवस्था में अगर मृत की बात करें तो संभवतः यह विचारणीय हो जाएगा कि बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे जो मूल त्रिकोण स्थिति में मृत अवस्था में न हो। हालांकि मैं मानता हूं, समझता हूं कि कई ग्रह ऐसे हैं जो प्रारंभिक दौर में मृत अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी मूल त्रिकोण राशि में उनका बलाबल होना यह तय है। अब यह मानना कि उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, मैं बस यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई ग्रह कुंडली में मृत अवस्था में है तो वह बिल्कुल प्रभाव विहीन है, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह मूल त्रिकोण में हो तो अपना प्रभाव पूर्णतः नहीं गंवाएगा, वो अपना प्रभाव रखेगा जातक के ऊपर, तो ये अपने आप में प्रभाव में उसकी वृद्धि हुई। दूसरा सूत्र आपने दिया है, यदि गुरु शुक्र की युति शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में हो तो जातक ज्ञानी होने के बाद भी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा। अब अगर आज इस कलयुग में आप इस सूत्र को घटा रही हैं तो जो जितना ज्ञानी है वो उतना ही सुख के पीछे भाग रहा है। यानी ज्ञान जिसका जितना चरम पर, सुख के पीछे, विशेषकर भौतिक सुख के पीछे भागने की गति उसकी और तीव्र है। सीधी सी बात है कि ज्ञान और ज्ञान के बाद भौतिक सुख। आपके सूत्र में कहीं कोई संशय नहीं, निसंदेह यहां पर देव गुरु बृहस्पति अति शत्रु राशि में होंगे और शुक्र के साथ गुरु के साथ शुक्र होने से शुक्र का बल बढ़ा, तो शुक्र का बल तो बढ़ा ही बढ़ा, अपनी राशि में बैठे शुक्र अत्यंत बली हो गए। और शुक्र भी कोई सामान्य ग्रह नहीं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। तो जातक ज्ञानी होने के बावजूद शुक्र का ही प्रभाव लेगा और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा। अगला सूत्र है दिव्या शर्मा जी का।
इन्होंने सूत्र दिया है कि पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो या दूसरे पांचवें या नौवें भाव में हो या गुरु से युत या दृष्ट हो तो जातक को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। दिव्या शर्मा जी का कहना है कि पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, दूसरे पांचवें या नौवें भाव में हो या गुरु से युत या दृष्ट हो तो जातक पुत्र सुख प्राप्त करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। दिव्या शर्मा जी, आपका यह सूत्र सामान्य दृष्टिकोण से बेहद सही है और सटीक भी है। 100 में से 80 बार यह सूत्र पूर्णतः सही और सटीक है, लेकिन 20 बार इस सूत्र पर विचार करना है। क्यों? क्योंकि संतानोत्पत्ति कोई एक नहीं करता, दो लोग मिलकर के करते हैं। तो यहां देखना होगा कि सामने वाले की कुंडली में अगर ग्रह स्थिति कमजोर पाई गई तो, मैंने कई बार इस पर चर्चा की है कि एक बीज कुंडली होती है और एक क्षेत्र कुंडली होती है। अब मान लीजिए यही स्थिति बनी हुई हो और स्त्री की कुंडली यानी क्षेत्र कुंडली बेहद मजबूत हो तो वहां बार बार कन्या संतति होगी। आपने पुत्र शब्द लिखा है, हो सकता है आपने कहीं से इसे उठाया हो, संकलित किया हो, लेकिन यहां मैं बता दूं कि यहां संतान सुख कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा पुत्र सुख की जगह। संतान सुख अवश्य होगा, तब जो इसकी गणना होगी वो लगभग 98% चली जाएगी। 2% तब भी किंतु रहेगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाले की कुंडली यानी एक की कुंडली में बेहद संतान स्थिति कमजोर हो, संतान की स्थिति ही ना हो, यह भी हो सकता है। तो 98% यह सूत्र सही हो जाएगा अगर हम ये कहें कि संतान सुख मिले, और 80% आपका सूत्र तब सही है, यानी पुत्र सुख की बात भी मैं तब मानता हूं। देखा जाए तो आपने कहा कि संतानपति उच्च राशि में हो, अब संतानपति उच्च राशि में कोई स्त्री कारक ग्रह भी हो सकता है तो संतति सुख देगा। देव गुरु की दृष्टि, हालांकि दूसरे पांचवें में जो आपने शब्द कहा है निसंदेह संतान सुख की बात को यह दर्शाता है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा संतान सुख। अगला जो सूत्र है वो 1-2 नहीं, लगभग 3-4 सूत्र हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। मैं बार बार कहता हूं जब सूत्र दें तो अपना नाम वहां अवश्य लिख दें। इनका पहला सूत्र है कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि के गुरु व बुध की युति, यानी कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि हो और धनु राशि में किसकी युति हो तो गुरु और बुध की। तो इन्होंने कहा यह युति वाचस्पति योग का निर्माण करती है और यह जातक को पंडित के समान विद्वान, तो पंडित कह दिया तो विद्वान कहने की जरूरत नहीं है, बात एक ही हुई। लोग प्रायः ब्राह्मण को पंडित कहते हैं, गलत है। ब्राह्मण एक जाति है और पंडित कोई भी हो सकता है, जो ज्ञानी है विद्वान है वो पंडित है। हां, क्षेत्र उसका अलग हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो पंडित हो सकता है। तो आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है, गुरु और बुध की युति और वो भी धनु राशि में पंचम भाव में हो तो यहां विचारणीय कुछ है ही नहीं, यह सूत्र पूर्णतः सिद्ध है। आगे आपने कहा है षष्ठेश अष्टम में हो तो शत्रुओं का सर्वनाश करने में सक्षम होते हैं, संभवतः यह विचारणीय है। वैसे तो यह विपरीत राजयोग हुआ, षष्ठम पति का जाकर के अष्टम में बैठना। अब यह देखना है कि वो ग्रह कौन सा है, किस तरह की स्थिति का ग्रह है, क्योंकि प्रायः शुभ ग्रह अपनी शक्ति का ह्रास कर बैठते हैं षष्ठम और अष्टम से संबंध बना करके। हां, निसंदेह अगर वो पाप ग्रह है तो जातक को शत्रुहंता बना देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आगे आपने सूत्र बताया है कुंडली में सूर्य मंगल का परिवर्तन योग व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है, और आगे आपने लिखा है कि सिंह लग्न में अधिक प्रभावी दोनों के कारक ग्रह होने के कारण। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि सिंह लग्न में, मैं बता दूं कि कहीं भी हो सूर्य और मंगल का परिवर्तन हो तो दोनों अग्नि तत्वीय ग्रह हैं, परिवर्तन करके निसंदेह श्रेष्ठ प्रभावी हो जाएंगे। और इनका प्रभाव जब बढ़े तो जातक, क्योंकि सूर्य क्या है आत्मविश्वास, मंगल क्या है पराक्रम, दोनों का संबंध अगर बन जाए, दोनों का परिवर्तन हो जाए, किसी के पास आत्मविश्वास तो है परंतु पराक्रम में उसकी कमी है, किसी के पास पराक्रम है लेकिन उसके पास आत्मविश्वास नहीं, वो मोटिवेट किसी और से होता है। अब दोनों का एक साथ समन्वय हो जाए, संबंध बन जाए तो निसंदेह वो व्यक्ति प्रसिद्ध होगा। तो ये सूत्र बिल्कुल सही है। आगे आपने सूत्र दिया है दशमेश यानी दशम भाव का मालिक तृतीय भाव में यानी कुंडली के पराक्रम भाव में उच्च राशि का होकर कार्य क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है और व्यक्ति अपने पराक्रम से सफलता अर्जित करता है। यानी आपका यह सूत्र भी सिर्फ सफल है। कुंडली का 2 भाव, कई ऐसे भाव हैं जो भाव तो 2 अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन पूरक हैं, जैसे कुंडली का द्वितीय और एकादश भाव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही कुंडली का पराक्रम और कर्म भाव एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी
उच्च का होकर के जाकर के बैठ जाए, दशमेश माफ करिएगा कर्मेश जाकर के अगर तृतीय भाव में बैठ जाए, कर्म का संबंध पराक्रम से भी उच्च का होकर के, बली होकर के, तो जा तक अपने कर्म से अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर ले, इसमें आश्चर्य कैसा। तो ये सूत्र सिद्ध है। आगे आपने कहा है भाग्येश व लगनेश के परिवर्तन योग के परिणाम व्यक्ति को भाग्यशाली, धर्मात्मा और प्रसिद्ध बनाते हैं। यह सूत्र भी सिद्ध है, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न और भाग्य का परिवर्तन हो जाए, इनका संबंध बन जाए तो व्यक्ति भाग्यवान और प्रसिद्ध होगा ही। भाग्यवान है, धर्मात्मा है, तो प्रसिद्ध तो होगा ही होगा। अगला सूत्र है आपका, कुंडली में स्वगृही शुक्र हो, कुंडली में स्वगृही शुक्र हो और चंद्रमा पंचम भाव से किसी भी तरह का संबंध बनाते हो तो व्यक्ति का विवाह सुंदर कन्या से कम आयु में हो जाता है। अब यह संबंध तो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है कि शुक्र तब लाभ में हो। अगर आपने यह कहा कि कुंडली में स्वगृही शुक्र हो और चंद्रमा पंचम भाव में हो, अब यह भी बड़ा विचारणीय है कि यानी कि लाभ भाव में तुला राशि या वृषभ राशि होनी चाहिए और तब चंद्रमा पंचम में हो, तो आपका यह कहना है कि व्यक्ति का विवाह सुंदर कन्या से कम आयु में हो जाता है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो तो सुंदर कन्या से विवाह संभवतः संभव है, क्योंकि चंद्र कुंडली अगर आप बनाएं तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा लग्न में और सप्तम में शुक्र हो जाएंगे, तो सप्तम में शुक्र हुए तो कन्या सुंदर होगी, ये तय है। कम आयु में विवाह होना आज के इस परिवेश में मैं कम घटित होते हुए देखता हूं। अब ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें बदलाव है। यह सूत्र सही है कि सुंदर कन्या से विवाह होगा। चंद्र कुंडली आपने जैसे ही बनाई, सुंदर शुक्र हो गए सप्तम में, तो शुक्र सप्तम में स्वगृही जब हुए तो कन्या सुंदर होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन कम आयु में विवाह विचारणीय हो जाएगा। और आपका एक और आखिरी सूत्र है कि द्वितीय भाव में कन्या राशि के राहु व्यक्ति को चतुर, धनवान व सफल बनाते हैं। यानी यह बात सिंह लग्न में घटित होगी कि कन्या राशि अगर हो द्वितीय भाव में, राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं और द्वितीय भाव में बैठ जाए तो चतुर बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, सफल बनाएंगे और मेरे हिसाब से शराबी भी बना देंगे। यानी ऐसे लोग चतुर तो होंगे ही, जरूरत पड़ने पर जब जैसा झूठ भी बड़े प्रेम से और ऐसा बोल सकेंगे कि सामने वाले को सत्य प्रतीत हो, और शराब की मात्रा भी ऐसे लोगों के जीवन काल में रहेगी, यानी शराब ये आसानी से पिएंगे। अब आगे का जो सूत्र है ये सोम सुंदर जी का है। सोम सुंदर जी को आप जान ही रहे हैं, तो सोम सुंदर जी का सूत्र है और इन्होंने लगभग 4-5 सूत्र दिए हैं। इनके सूत्रों को जरा सुनिए। इन्होंने पहला सूत्र दिया, कुंडली में शुक्र मूल नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में हो तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, इन्होंने कहा त्रासदायक होता है। यानी इनका कहना है कि दांपत्य कारक शुक्र मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में, कृत्तिका अर्थात सूर्य के नक्षत्र में हो तो दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है। अब शुक्र का इन नक्षत्रों में होना दांपत्य जीवन में परेशानी संभवतः तय है, पर फिर भी आप लोग अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। सोम सुंदर जी भी ज्योतिषी हो गए हैं तो कह रहे हैं तो जरूर विचारणीय है, तो एक बार देख लीजिएगा। दूसरा इनका सूत्र है, कुंडली में अगर शुक्र कन्या राशि में हो और तुला राशि में बुध हो तो जातक कला, बुद्धिमत्ता और दूसरों को परामर्श देने में विशेष ज्ञान वाला होता है। मैं आपको बता दूं कि कितना कठिन होता है कि सोम सुंदर जी हिंदी में लिख करके भेजें और मैं उसे पढ़ रहा हूं। आप समझ लीजिए कि इन्होंने बस लिखा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के हैं बेचारे, और हिंदी लिख देना इनके लिए यही इनकी सबसे बड़ी जीत है, यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जो समझने में मुझे दिक्कत हो रही, लेकिन मैं जानता हूं ये क्या कहना चाहते हैं। तो कुंडली में अगर शुक्र कन्या राशि में हो और बुध तुला में, यानी परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन से नीच भंग हो जाएगा। अब नीच भंग हो जाने के कारण इनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर कला, बुद्धिमत्ता और दूसरों को परामर्श देने का ज्ञान विशेष रूप से होता है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आप लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। शुक्र और बुध का परिवर्तन हो जाए तो कला आ जाएगा, परिवर्तन के कारण ज्ञान आ जाएगा। बुध वाणी है तो परामर्श देने का, क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम होगा ही होगा। और अगला इनका सूत्र है, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा अष्टम स्थान में हो तो जीवन काल में 7.5 का समय बहुत कठिन होता है। यह सूत्र नोट करिए। इनका कहना है कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो जीवन काल में जब भी 7.5 आएगी समय बहुत कठिन होगा। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यह सूत्र स्वतः सिद्ध है। शनि की दृष्टि ना भी हो तब भी निसंदेह सूर्य चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन चंद्रमा को ही यानी राशि को 7.5 लगती है, तो चंद्रमा अष्टम में है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जातक का मन थोड़ा सा विचलित, अशांत, और अशांत तो है ही, विक्षिप्त वाली स्थिति हो जाती है, और उसमें 7.5 में कष्ट होना बेहद स्वाभाविक है। इनका एक और सूत्र है कि सिंह राशि में अगर शनि हो तो पिता के विचारों से जातक हमेशा विरुद्ध होता है।
नोट करिए कि सिंह राशि में अगर शनि हो तो जातक का अपने पिता के साथ विचारों में सदैव मतभेद, इन्होंने कहा पिता के विचारों से जातक सदैव विरुद्ध चलता है, यानी पिता कुछ कहें तो वो कुछ और करे। नोट करके देखिए और इसे घटा करके देखिए। और इनका एक और सूत्र कि अगर पुरुष राशि में शुक्र हो, अगर पुरुष राशि में शुक्र हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के बारे में अधिक सोचता रहता है। अब पुरुष राशियों के बारे में कई बार बताया हूं, यह कोई गिनाने का विषय नहीं है, उंगली पर गिन करके आप जानते हैं। तो पुरुष राशियों में अगर शुक्र हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के बारे में अधिक सोचते रहते हैं। गिन लीजिएगा अगर आपकी कुंडली में है तो, और ऐसा है कि नहीं ये तो जरूर ही बता दीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप जरूर बता दीजिएगा। और अगला सूत्र अभिजीत जी का है। इन्होंने सूत्र दिया है कि लग्नेश का 12वें भाव में होना, लग्नेश का 12वें भाव में होना और द्वादशेश का 10वें भाव में होना। लग्नेश चले गए 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो जातक का जीवन गरीबी, अशांति और उपद्रव से भरा होता है। अब देखिए, चूंकि एकाध बार किसी दर्शक ने मुझसे कहा था कि ये जो सूत्र होते हैं ये सूत्र सही नहीं होते हैं। असल में आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं बार बार एक लाइन जोड़ देता हूं क्योंकि मुझे अनुभव है कि ये संकलन है, ये सारे सूत्र कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं। तो जहां लिखा गया है बस उस पर थोड़ी सी कलम, यानी कलम चलाने की मेरी क्षमता तो नहीं है, उसको जरा सजा देना, मैं सजाने का काम कर देता हूं। मैंने कहा था ना प्रस्तुतकर्ता की भूमिका है मेरी, तो मैं सजा देता हूं, जैसे इस सूत्र को मैं सजा देता हूं जरा सा। इन्होंने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है। लग्नेश द्वादशस्थ हो जाए तो अवयोग हुआ, जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराएगा। 12वें का स्वामी कर्म में आ गया, मैंने बताया कि कर्म का स्वामी 6वें 8वें 12वें हो तो संघर्ष, और 6वें 8वें 12वें के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव में संघर्ष। तो लग्नपति का जाकर के 12वें में बैठना ऑलरेडी जातक को संघर्ष करा रहा है, और कर्म भाव में आकर के 12वें का स्वामी बैठ जाए तो जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी होने वाली है। अब इस दर्शक ने, या यूं कहें कि ज्योतिषी ने एक ऐसा सूत्र बताया जहां पर इन्होंने कहीं पढ़ा होगा या लिखा देखा होगा कि गरीबी में, अशांति में और उपद्रव से भरा होगा। यह साधारणतया बिल्कुल सही है, साधारणतया। लेकिन बात आती है सूक्ष्म अध्ययन की। यह क्या होता है कि ये ज्योतिषीय सूत्र हैं। एक ज्योतिषी को पहले तो सूत्र याद रखने होते हैं कि क्या क्या सूत्र हो सकता है, और जब वो जन्म कुंडली अध्ययन करने बैठता है तो इन्हीं सूत्रों को देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से घटाता है। अब जरा गौर करिए कि यह परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन के बावजूद इस जातक की कुंडली में, जिसकी कुंडली में ऐसा हो 3 या 4 ग्रह उच्च राशि में बैठे हों, 3 या 4 ग्रह उच्च राशि में बैठे हों, तो ज्योतिषी अपने देश, काल और परिस्थिति के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यह कभी नहीं कहेगा कि गरीबी, अशांति और उपद्रव से भरा होगा। यह कहेगा कि आपके जीवन काल में, कार्य क्षेत्र में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। क्या कहेगा? उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हो गया कि 3-4 ग्रह जब कुंडली में उच्च अवस्था में बैठे हैं तो ये कुंडली कमजोर नहीं है। निसंदेह लग्नेश के द्वादश होने के कारण इस जातक को जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता होगा, कार्य क्षेत्र में स्थिर नहीं रह पा रहा होगा, लेकिन उच्च के ग्रह अपना प्रभाव दे रहे होंगे इसके जीवन काल में, अतः उतार चढ़ाव के साथ ही इसका जीवन चलेगा। तो यही काम करता है ज्योतिषी। तो याद रखिएगा, ये सूत्र गलत नहीं है, इन सूत्रों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब तो ये तो आप समझ लीजिए, मेरी नजर में ये सूत्र कोई आम नहीं, एक एक मोती हैं, और मैं तो बस इन्हें माला में पिरोने का काम कर रहा हूं। अब आपको पसंद आए तो पहन लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई और पहन लेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मोती हैं अपने आप में। अगर आप ज्योतिष को समझने का तनिक भी प्रयत्न कर रहे हैं तो एक एक सूत्र, एक एक मोती है। अगला सूत्र, ये मनु आनंद जी हैं, इन्होंने सूत्र दिया है कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और लाभ भाव में गुरु और शनि दोनों वक्री स्थिति में हो तो जातक खूब धनवान होगा, और गुरु शनि की महादशा भी लाभदायक होगी, और विवाह के बाद लाभ में खूब वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि इस लग्न में सप्तम पति होते हैं देवगुरु मुख्यतः, और सप्तम पति होकर के, कर्मपति होकर के जाकर के बैठेंगे कुंडली के लाभ भाव में, और शनिदेव के साथ जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, सो आकस्मिक धन लाभ और वक्रत्व हासिल कर लेना। गुरु के वक्री में मुझे जरूर संशय है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी लाभ भाव में शनि के साथ वो युति बना करके बैठेंगे तो मिथुन लग्न में वहां पर राशि मंगल की होगी। मंगल की राशि में शनि नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान फल देने लगेंगे, और मंगल की राशि में वहां पर देव गुरु भावनाश करने का काम करते हैं, लेकिन भावनाश नहीं करेंगे क्योंकि अकेले नहीं है।
स्वभावनाश नहीं होगा तो देवगुरु लाभ के रास्ते तो अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश हैं। ऊपर से इन्होंने कहा विवाह के बाद और लाभ होने लगता है, तो यह सूत्र स्वतः ही सिद्ध है। बस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर कुंडली में आपको घटाना आता है तो आपको आनंद आ जाएगा, और नहीं आता है तो जय जय श्री सीताराम। अगला जो सूत्र है इन्हीं का, इन्होंने कहा कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और शुक्र और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो, यह कैसे होगा? तो चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र यहां पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र यहां पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और नहीं, अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और शुक्र चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो तो यह भी धन के मामले में बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ, सही है। सीधी सी बात है, अगर चंद्रमा जाकर के पंचम में बैठ जाएं और पंचम पति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो महाधन योग बन जाता है, सिद्ध है, इसमें कोई विचारणीय है ही नहीं। और इन्होंने लिखा जातक आजीवन धन लाभ उसको होता है। और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए, आखिरी लाइन जो इन्होंने जुड़वाई है वो और श्रेष्ठ हो गया कि ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ स्थिति है। मैंने बताया था कि यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो जातक उच्च कोटि का भाषणबाज होगा, उच्च कोटि का वक्ता होगा। यह सूत्र पूर्व में भी मेरा बताया हुआ है। और अगला सूत्र है रमन शर्मा जी का। इन्होंने सूत्र दिया है, किसी भी लग्न में अगर 9वें और 11वें का परिवर्तन हो जाए तो जातक अपने दम पर महाधनवान बन जाता है, चाहे उसमें से कोई ग्रह नीच का हो। ऐसा इन्होंने कहा, कोई ग्रह नीच का भी हो, परंतु इनका कहना है कि जन्म कुंडली में 9वें यानी भाग्य भाव का और लाभ भाव का परिवर्तन होना चाहिए। इस सूत्र को नोट करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, यह सूत्र स्वतः ही सिद्ध मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भाग्य का और लाभ का परिवर्तन हो जाए तो जातक धनवान और भाग्यवान तो होगा ही होगा। अब इन्होंने नीच का कहा तो यह भी मुझे विचारणीय है, क्योंकि नीच जब आपस में परिवर्तन करेंगे और नीच कर लें तो यह बड़ा विचारणीय होगा कि कहीं ना कहीं बल उसको मिलता रहेगा और जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होने वाली है। तो यह सूत्र सिद्ध है, आप घटा करके देख लीजिएगा। और संजय जी के बहुत सारे सूत्र हैं, मैं देखता हूं कितने सारे सूत्रों को समय के अनुसार बता पाता हूं। लगभग 3-4 सूत्र, 5 सूत्र इनके भी हैं, 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, यदि लग्नेश, नोट करिए, लग्न का मालिक, राशिश यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उनका स्वामी, पंचमेश यानी कुंडली का पंचम भाव का स्वामी, और सप्तमेश यानी दांपत्य का मालिक। अब इन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि ये चाहे परस्पर हो, मित्र हो या शत्रु, जाहिर सी बात है सबके सब मित्र नहीं होंगे, सप्तम ही यहां शत्रु हो जाएगा। अच्छी बात। इन्होंने कहा अगर चारों भाग्य भाव में जाकर के बैठ जाएं, कौन कौन? तो लग्नेश, राशिश यानी राशि का स्वामी, पंचमेश और सप्तमेश, ये चारों जाकर के भाग्य भाव में बैठ जाएं और भाग्येश आकर के सप्तम में बैठ जाए तो जातक अथवा जातिका कोई भी हो, इनका कहना है वो सफल, विद्वान, धार्मिक, न्यायप्रिय और दांपत्य जीवन के मामले में भी कहा कि इनको प्रसिद्ध जीवन साथी प्राप्त होता है, संतान भी अच्छी शिक्षा व धार्मिक होती है। किसी को संशय इस सूत्र पे? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ग्रहों की ये युति जाकर के भाग्य से जोड़ रहे हैं और भाग्यपति का संबंध, सप्तम से संबंध यहां परिवर्तन जो करा रहे हैं, ये स्वतः सिद्ध है कि लगभग सब कुछ मिल जाएगा। अगर पंचमेश भाग्य में बैठा तो जातक धार्मिक बुद्धिमान, जातक की संतति धार्मिक बुद्धिमान होगी, जातक खुद स्वतः धार्मिक और बुद्धिमान होगा, स्वतः सिद्ध है। अगला सूत्र इन्होंने दिया कि यदि कुंडली में राहु, बुध और चंद्रमा तीनों एक साथ किसी जलीय राशि में बैठे हों तो व्यक्ति जीवन में अति तनाव, डिप्रेशन में होता है। जलीय राशि आप सभी जानते हैं, कई बार बताया हुआ है, उसकी सोच भी खुद को या माता को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। जलीय राशि में अगर कौन कौन ग्रह कहा, तो कहा राहु, बुध और चंद्रमा। ये सूत्र घटाइएगा और समझिएगा, बड़ा गंभीर सूत्र है ये, कि ये तीनों के तीनों अगर जलीय राशि में जाकर के बैठ जाएं तो जातक अति तनाव में यानी डिप्रेशन में सदैव रहना, उसकी सोच खुद को नुकसान पहुंचा ले, मां को नुकसान पहुंचा दे। और यदि यही जलीय राशि कुंडली के चौथे, छठवें, 8वें, 12वें में हो, तृक भाव और चतुर्थ भाव को भी उन्होंने जोड़ा, और चंद्रमा कहीं कृष्ण पक्ष का हो, सूत्र सुनिएगा गंभीर है, कि चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हो और लग्नेश भी इसी अवस्था में कहीं अष्टम में हो या अष्टम का फल दे रहा हो तो जातक आत्महत्या कर सकता है। मुझे लगता है कि अक्षरशः सिद्ध है, ऐसी स्थिति बनेगी तो जातक पूर्णतः मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा और वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में व्यक्ति गया अगर आत्महत्या कर ले तो आश्चर्य नहीं। अब जलीय राशि इत्यादि को जरा समझ लीजिएगा। मैंने कहा ना कि पुरुष ग्रह जलीय राशि, ये इतनी बार बताया हुआ है कि बस उंगली पर आप गिन के जानिए, समय चला जाएगा इसमें।
इनका एक अगला और सूत्र है, यदि कुंडली में राहु कहीं भी किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों तथा उस ग्रह के स्वामित्व वाले घर को देख भी रहा हो तो उस साथ बैठे हुए ग्रह तथा उसके भाव के फल में कमी आती है। फिर से इस सूत्र को समझ लीजिए, यदि कुंडली में राहु कहीं किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो तथा उस ग्रह के स्वामित्व वाले घर को देख रहा हो तो उस साथ बैठे हुए ग्रह तथा उसके भाव के फल में कमी आती है। उदाहरण से समझ लीजिए कि इनका कहना है कि गुरु के साथ धनु राशि में अगर बैठ जाएं, हालांकि उदाहरण से दे रहा हूं, समझ इसमें मैं उदाहरण से जो समझाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, कभी तय नहीं है, बस केवल समझिए, क्योंकि चौथी राशि आएगी सो दृष्टि नहीं पड़ेगा, लेकिन उदाहरण से समझाता हूं। बस एक उदाहरण कि गुरु के साथ बैठे हों और गुरु की राशि पर भी दृष्टि दे रहे हों, तो गुरु के साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं और गुरु के साथ बैठ जाएं। इन्होंने ये नहीं कहा है कि गुरु के साथ बैठ जाए उदाहरण से, और गुरु के स्वामित्व वाली राशि यानी धनु राशि और मीन राशि में किसी पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो दोनों की दृष्टि एक समान ही होगी। तो इनका कहना है कि उस भाव के फल में कमी आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने जो उदाहरण दिया है यहां गुरु का, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ये बाकी के ग्रहों के साथ घटित हो सकता है, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और जहां जहां दृष्टि राहु की पड़ेगी वहां गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो जो राहु क्षति पहुंचाएंगे उसको गुरु ठीक कर देंगे। लेकिन यही बात अगर चंद्रमा के साथ हो, यही बात अगर सूर्य के साथ हो, यही बात अगर मंगल के साथ हो तो सूत्र ये स्वतः सिद्ध है। और आगे इन्होंने कहा है, यदि राहु अष्टम भाव में हो और अष्टमेश शुभ भावस्थ हो, राहु अष्टम भाव में हो और अष्टमेश शुभ भावस्थ अर्थात लग्न में, पंचम में और नवम में, तो राहु शुभ फलदायी होगा। खास तौर से अगर अष्टमेश और लग्नेश एक ही हो, अर्थात मेष लग्न और तुला लग्न में। समझने में मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा संशय आना चाहिए आपको। समझ लीजिए कि राहु का इन्होंने कहा अष्टम में हो और अष्टमपति लग्न में, नवम में, पंचम में, और विशेषकर इन्होंने दो लग्नों का जिक्र किया, दो ग्रहों का जिक्र किया, विशेषकर शुक्र और मंगल स्वामित्व वाले लग्न, जहां लग्नेश और अष्टमेश या षष्ठे से खुद ही बनते हैं। और आगे इन्होंने कहा कि ऐसे में राहु का नक्षत्र स्वामी चाहे क्रूर ग्रह हो, राहु को देख भी ले तब भी फल में वृद्धि होगी, राहु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक और सूत्र इन्होंने कहा है कि यदि कोई ग्रह षड्बल में अधिक कमजोर हो, यानी 6 प्रकार के बल में अधिक कमजोर हो, पर वह किसी बली और शुभ भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा हो तो वह शुभ फल देगा। नोट कर लीजिए कि कोई ग्रह षड्बल में कमजोर हो, यानी 6 प्रकार का जो बल होता है उसमें कमजोर हो, परंतु किसी शुभ भाव के स्वामी यानी लग्न, नवम, पंचम के स्वामी के साथ परिवर्तन कर ले तो वह शुभ फल प्रदायक होगा। और इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र षड्बल में कमजोर हो, परंतु नवमेश गुरु जो कि षड्बल में बली हैं, से अगर राशि परिवर्तन कर ले तो शुक्र तथा सप्तम भाव के शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, समय को देखते हुए मैं इतने ही सूत्रों को लेकर के आया था। मैं जानता हूं आज के कार्यक्रम में आप लोग वही जलीय राशि और पुरुष ग्रह वाली राशि की बात करेंगे, जो कि पुराने दर्शक हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं। जो नहीं जानते वो पुराने वीडियो में ढूंढ लें, ये सब बताया हुआ है। आज का लगभग जितना सूत्र चुना हुआ था, इन सूत्रों को मैंने पहले ही घटित करके देख लिया था, सब सही हैं। अब आप इन सूत्रों को संकलित कर लें, याद कर लें, और जब भी कभी जन्म कुंडली का अध्ययन करें इन सूत्रों को घटित करके देखें, आपको आनंद आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपको आनंद प्रदान करने वाला होगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।